हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था के बारे में। इससे पहले कि हम लोग आज के टॉपिक को शुरू करें, मैं आपको अपने बारे में कुछ बातें बता दूं। मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स की डिग्री लोक प्रशासन से की है। उसी विषय में मैंने यूजीसी का नेट और जेआरएफ का एग्जाम क्लियर किया और यूपीएससी, एमपीपीएससी राजस्थान और हरियाणा के लिए मैं पिछले 8 सालों से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इन्हीं एग्जामों को मैंने क्रैक किया है। मेरा जो स्पेशलाइजेशन है, मैं पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एथिक्स पढ़ाता हूं। अब तक लगभग मैं 10,000 से ज्यादा बच्चों को पढ़ा चुका हूं। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, आनंद सुपर 100, स्टडी IQ, इन सभी प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से पढ़ा चुका हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इस बात पर कि अब हम एक नया कोर्स लेकर आए हैं, जो है एमपी पॉलिटी, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। ये वाला जो टॉपिक है, इससे एमपीपीएससी के हर एग्जाम में कोई ना कोई सवाल का मतलब कम से कम 4 या 5 सवाल जरूर आते हैं। कम से कम बात कर रहा हूं, मतलब 5 सवाल तो मान के चलिए कि एमपी पॉलिटी से आएंगे ही आएंगे। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये जो हम लोग कोर्स बना रहे हैं या जो कोर्स शुरू कर रहे हैं, ये एमपीपीएससी के सारे एग्जाम के लिए, व्यापम के सारे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। यहां पर अगर मैं बात करूं कि इस कोर्स में कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, मध्य प्रदेश के राज्यपाल को पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की विधानसभा, एमपी हाई कोर्ट और एमपी लोकल गवर्नमेंट। ना केवल मध्य प्रदेश के राज्यपाल को पढ़ेंगे, मतलब राज्यपाल का संविधान में क्या लिखा है, फिर मध्य प्रदेश के कौन कौन से राज्यपाल के बारे में आपको चीजों को ध्यान में रखना है, मुख्यमंत्री के बारे में, विधानसभा के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, और उसके बाद एमपी के अंदर क्या क्या चीजें घटित हुई, किस किस चीज को आप लोगों को एग्जाम के लिए ध्यान में रखना है, इस कोर्स की विशेषताएं क्या होंगी। अच्छा, पहले इस कोर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। एक लेक्चर रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, यानी 2014 से लेकर 2021 तक एमपी पॉलिटी से कौन कौन से सवाल पूछे गए, उन सभी सवालों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर एक इंट्रोडक्शन लेक्चर रहेगा। इंट्रोडक्शन लेक्चर इसलिए रहेगा क्योंकि मान लीजिए कि कोई बच्चा है जिसने जस्ट ग्रेजुएशन किया है और वो एमपीपीएससी के किसी एग्जाम के अंदर बैठता है। अब मैं उसको सीधा बताऊं कि मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल ये थे, प्रोटेम स्पीकर ये थे, विधानसभा का गठन ऐसे हुआ, बच्चे को समझ ही नहीं पड़ेगी। इसलिए जरूरी है कि आप लोगों को एक कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए कि जब हम कार्यपालिका की बात करेंगे, विधायिका की बात करते हैं, न्यायपालिका की, हाई कोर्ट की, राज्यपाल की, तो वो पूरा का पूरा जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, उसके लिए एक इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा, ताकि आप चीजों को केवल रटे नहीं बल्कि समझें भी। फिर गवर्नर पर 3 लेक्चर होंगे संवैधानिक तौर पर। फिर मध्य प्रदेश के गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे, सीएम यानी मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में एक लेक्चर होगा। राज्य विधानमंडल को पढ़ेंगे, राज्य विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद, इन सबको पढ़ेंगे। उसके बाद बात होगी मध्य प्रदेश की विधानसभा के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में, एमपी हाई कोर्ट, लोकल गवर्नमेंट जिसमें 73वां 74वां दोनों प्रकार के संशोधनों को पढ़ना है, एमपी लोकल गवर्नमेंट और मध्य प्रदेश के आयोग। इन सारे टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं अपने इस कोर्स के माध्यम से। देखिए, इस कोर्स की विशेषताएं क्या होंगी। आपको 20 लेक्चर रिकॉर्डेड मिलेंगे। जितने भी टॉपिक आप लोगों ने देखे, राज्यपाल से लेकर लोकल गवर्नमेंट तक, सारे के सारे 20 लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे। 10 बोनस रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, जिसके अंदर हम लोग आयोग वाले सभी लेक्चरों को कंप्लीट करेंगे। इसके साथ साथ आपको 100 ऐसे सवाल मिलेंगे इस पूरे कोर्स से जो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। क्योंकि देखो, पढ़ना काफी नहीं होता, प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। तो कौन कौन से सवाल इस पूरे कोर्स में बन सकते हैं एग्जाम पर, उन पर बात करेंगे। ऑथेंटिक सोर्स रहेगा, यह सबसे जरूरी है। ऑथेंटिक सोर्स का मतलब कि जो भी सवाल, जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, उसका जो सोर्स है वो बिल्कुल ऑथेंटिक होना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि 10 किताबें ली, 10 किताबों में अलग अलग दिया है, बिल्कुल ऑथेंटिक होगा। ऑथेंटिक होने का मतलब है कि हम गवर्नमेंट वेबसाइट, गवर्नमेंट रिपोर्ट को आधार बनाकर ही इन टॉपिक को कवर करेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी रहेगी। एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी का मतलब है कि जो पढ़ाया जाएगा वो एग्जाम में आएगा। आप में से जो बच्चे मुझसे पहले जिन्होंने एमपी पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी पढ़ा है, आप लोग सही में जानते होंगे कि लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर जो हम लोगों ने पढ़ा था, क्या वो एग्जाम में नहीं आया? जब एमपीपीएससी के अंदर पेपर हुआ, मार्केट के अंदर सारे जो इंस्टीट्यूट हैं या जो भी संस्थान है, उनकी आंसर की के उत्तर क्या थे और आयोग के द्वारा आंसर की के उत्तर क्या थे। तो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी रहेगी, यानी जो भी पढ़ा जाएगा वो एग्जाम में जरूर आएगा। अब जरूर आने का मतलब है कि अगर 10 सवाल आए तो 9 तो जरूर आएंगे। मैं तो जरूर पढ़ाऊंगा, बाकी आपके ऊपर है कि आप कितनी रिवीजन करते हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हैं। कंसेप्चुअल और फैक्चुअल क्लैरिटी रहेगी, यानी ऐसा नहीं है कि केवल फैक्ट 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 चलेंगे, चीजों को समझने पर बल दिया जाएगा। क्योंकि देखो, फैक्ट मार्केट में बहुत मिल जाएंगे किताबों को रटने में, लेकिन चीजों को समझना पड़ता है, बांधना पड़ता है, एक दूसरे के साथ, टॉपिक के साथ लिंक करना पड़ता है, तब आपको वो फैक्ट अंडरस्टैंड हो पाते हैं। पीडीएफ मिलेगी, यानी ये जो पूरा का पूरा कोर्स है, इसके अंदर ईच एंड एवरी टॉपिक की आपको पीडीएफ मिलेगी, जो बाइलिंगुअल रहेगी, इंग्लिश हिंदी दोनों में होगी। मीडियम यानी पढ़ने का तरीका इंग्लिश रहेगा, यानी हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आपको पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश में पढ़ाने का मतलब यह है कि जो टर्मिनोलॉजी रहती है, शब्दावली रहती है, वो दोनों में उपयोग की जाएगी। इस कोर्स की वैलिडिटी 45 दिन रहेगी, जिस 45 दिन में आप किसी भी चैप्टर को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी वीडियो को जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। यह कोर्स 10 अप्रैल से शुरू होगा, 30 अप्रैल को कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है कि आप लोग वीडियो 10 अप्रैल के बाद देख रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि कोर्स लॉन्च हो चुका है। तो 10 अप्रैल में ये कोर्स शुरू होगा, 30 अप्रैल में ये कंप्लीट हो जाएगा। ये कोर्स मिलेगा कहां? ये एप्लीकेशन है ज्योतिष आरआईएस के नाम से। यहां पर आप जाएंगे, आपको कोर्स का नाम मिलेगा एमपी पॉलिटी। तो एमपी पॉलिटी के नाम से ये कोर्स होगा। फीस कितनी रहेगी, जिसको लेकर आप जानना चाहेंगे कि फीस कितनी है। देखो, वैसे इसकी फीस रखी गई है 499, लेकिन क्योंकि ये एमपी पॉलिटी का पहला कोर्स है, तो इसकी फीस पहले 100 बच्चों के लिए केवल 299 रखी गई है। इससे कम में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। अगर आप मार्केट से एमपी पॉलिटी की और कमीशन की किताब भी खरीदने जाएंगे, एमपी कमीशन की, तो कोई ऑथेंटिक किताब नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी भी तो उसके लिए भी आपको 100-150 रुपए तो कम से कम खर्च करने पड़ेंगे। यहां पर आपको वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे, यहां पर आपको पीडीएफ भी मिलेगी जो कि बाइलिंगुअल रहेगी। 45 दिन तक आप कोर्स को जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। बाकी ये मेरा वादा है कि एग्जाम के अंदर इससे बाहर तो नहीं आएगा। अगर मैं बात करूं कि एमपीपीएससी में ये जो कोर्स है, इसका महत्व क्या है, क्या जो हम 300 रुपए या 500 रुपए खर्च कर रहे हैं, क्या वो वाकई में उपयोगी होंगे? 2018 में इस पूरे कोर्स से 10 सवाल आए, मतलब एमपी पॉलिटी के टॉपिक से 10 सवाल पूछे गए। 2019 में 8 सवाल आए, 2020 में 9 सवाल और 2021 में 9 सवाल पूछे गए। यानी आप ये कह सकते हैं कि 2022 के एमपीपीएससी के प्री के एग्जाम में आपको 7 से लेकर 10 सवाल के बीच में जरूर मिलेंगे। तो आप काउंट कर लीजिए कि अगर मान लीजिए कि आपने 300 रुपए फीस दी और 10 सवाल आपसे एग्जाम में पूछे गए, तो आप ये कह सकते हैं कि आपने 30 रुपए में एक सवाल आपका एग्जाम में जरूर बन जाएगा। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है कि फीस बहुत ज्यादा है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि बहुत कम है, लेकिन इतनी है कि आप एग्जाम के अंदर अगर 10 सवाल आएंगे तो ये मेरी गारंटी है कि 9 सवाल तो आपके एग्जाम में जरूर ठीक होंगे। इतना मैं पढ़ाता हूं, इतना ऑथेंटिसिटी से पढ़ाता हूं। चलो, आज हम लोग पहले लेक्चर में बात करेंगे जो है प्रीवियस ईयर के सवाल। ये बहुत जरूरी होता है। पिछले वर्षों के सवालों को तैयार करना। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये वाले सवाल ही आपको एग्जाम में मिलेंगे।
लेकिन ये वाले सवालों से आपको एक आइडिया लगता है कि आने वाले एग्जाम में आपको कौन से सवाल परीक्षा में नजर आएंगे। ठीक, तो बात करते हैं प्रीवियस ईयर के सवालों पर। तो 2021 में सवाल पूछा गया कि मध्य प्रदेश के नामांकित राज्यपालों में से कौन भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे? हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर्स ऑफ मध्य प्रदेश हैज नॉट बीन ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया? पहला ऑप्शन था एच वी पाटास्कर, दूसरा था निरंजन नाथ वांचू, तीसरा था सत्यनारायण सिन्हा और चौथा केसी रेड्डी। 4 राज्यपालों के नाम दिए हैं और पूछा गया है कि कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं रहा। हालांकि इसका कोई भी सटीक आंसर इसमें नहीं है कि केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1 और 4, केवल और 3 4। इसका सही उत्तर क्या है? देखिए, अब तक मध्य प्रदेश में 6 राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश के 6 राज्यपाल जो संविधान सभा के मेंबर है, कौन कौन? बीपी सीतारमैया यानी पटाभी सीतारमैया, एच वी पाटास्कर, केसी रेड्डी, सत्यनारायण सिन्हा, सीएम पूनाचा और मोहम्मद शफी कुरैशी। मध्य प्रदेश के 6 राज्यपाल जो संविधान सभा के सदस्य हैं। इसके अलावा कोई भी एमपी का गवर्नर संविधान सभा का मेंबर नहीं रहा। तो अगर आंसर के अनुसार अगर आप जाएंगे तो एच वी पाटास्कर रहे हैं, निरंजन नाथ वांचू ये नजर नहीं आ रहा, सत्यनारायण सिन्हा ये भी रहे हैं, केसी रेड्डी ये भी रहे हैं। तो उत्तर क्या होना चाहिए? पाटास्कर रहे हैं, सत्यनारायण सिन्हा रहे हैं, केसी रेड्डी रहे हैं। तो 1, 3 और 4 उत्तर होना चाहिए, कोई ऑप्शन में नहीं था। तो इसलिए एमपीपीएससी ने आयोग की फाइनल आंसर की में इसे डिलीट कर दिया। चलो अगले सवाल पर आते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल के दौरान विधानसभा में सदन का नेता नहीं रहा? Who among the following chief minister of Madhya Pradesh has not been leader of the house in the Madhya Pradesh Legislative Assembly during his tenure? प्रकाश चंद्र सेठी, गोविंद नारायण सिंह, बाबूलाल गौर, कैलाश जोशी। सवाल कहना क्या चाहता है? सवाल यह कहना चाहता है कि जब कोई मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वही विधानसभा में सदन का नेता भी होता है। तो ध्यान में रखिएगा, सदन का नेता कौन होता है? जो मुख्यमंत्री होता है वही विधानसभा में सदन का नेता होता है। जैसे भी हाल ही में शिवराज चौहान हमारे मुख्यमंत्री हैं, वही मध्य प्रदेश की विधानसभा के लीडर ऑफ हाउस भी हैं, सदन के नेता भी हैं। लेकिन एक बार मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा हुआ कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वो लीडर ऑफ हाउस यानी सदन के नेता नहीं थे, और वो कौन थे? गोविंद नारायण सिंह। एक ही है। इसके अलावा आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री सदन का नेता ना रहा। एक ही बार ऐसा हुआ। देखिए, साधारणतः मुख्यमंत्री ही सदन का नेता होता है, यानी जो चीफ मिनिस्टर होता है वही लीडर ऑफ हाउस भी होता है। लेकिन चौथी विधानसभा में गोविंद नारायण सिंह के कार्यकाल में श्रीमती विजय राजे सिंधिया सदन की नेता रही। एक्चुअली में चौथी विधानसभा में विजय राजे सिंधिया मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने की प्रबल दावेदार थे और उनका राजनीतिक दल उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाना चाहता था। लेकिन विजय राजे सिंधिया मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे और उस समय उन्होंने गोविंद नारायण सिंह को, एक आईएएस ऑफिसर हैं ये, गोविंद नारायण सिंह को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन सदन की नेता यानी लीडर ऑफ हाउस बनी विजय राजे सिंधिया। ध्यान में रखिएगा, एक ही बार हुआ है। और यहां पर देखो सवाल तो आ चुका है, लेकिन यहां पे क्या ध्यान रखना है? चौथी विधानसभा में मुख्यमंत्री सदन का नेता नहीं रहा। मुख्यमंत्री कौन था इस समय? गोविंद नारायण सिंह। और सदन की नेता लीडर ऑफ हाउस कौन बनी? लीडर ऑफ हाउस बनी विजय राजे सिंधिया। अगला, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद पर है?
यानी कौन ऐसा व्यक्ति है जो मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर तीनों रहा हो। ऐसा कौन सा व्यक्ति है इन चारों में से जो मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर तीनों पदों पर रहा हो? ऑप्शन में क्या है? रामकिशोर शुक्ल, पूंजीलाल दुबे, काशी प्रसाद पांडे और तेजलाल टेम्बरे। अब आंसर क्या है? रामकिशोर शुक्ल। इनमें सही उत्तर क्या है? रामकिशोर शुक्ल। लेकिन ध्यान में रखना है कि रामकिशोर शुक्ल के अलावा श्रीयुत निवास तिवारी, इन्हें भी ये उपलब्धि प्राप्त है कि ये मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर है। अब प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? ये हम लोग जब मध्य प्रदेश की विधानसभा को पढ़ेंगे, उसके संवैधानिक प्रावधानों को पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर सवाल में ध्यान में रखिएगा कि रामकिशोर शुक्ल चौथी और सातवीं विधानसभा में डेप्यूटी स्पीकर रहे, सातवीं विधानसभा में स्पीकर रहे और 10वीं विधानसभा के अंदर प्रोटेम स्पीकर रहे। यानी ये प्रोटेम स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर तीनों पदों पर रहे। श्रीयुत निवास तिवारी 9वीं विधानसभा में डेप्यूटी स्पीकर, 10वीं और 11वीं विधानसभा में स्पीकर और 11वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर है। केवल यही दो लोग ऐसे हैं जो तीनों पद पर है। हालांकि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों पदों पर रहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, लेकिन यहां पर सवाल क्या है? प्रोटेम स्पीकर भी रहा, स्पीकर भी रहा और डेप्यूटी स्पीकर भी रहा, तीनों पदों पर रहा। तो ऐसे दो लोग हैं, रामकिशोर शुक्ल और श्रीयुत निवास तिवारी। और यह आपका सवाल था जो कि पूछा गया था, हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट ईयर। मैं तो खुले में चौड़े में बोल रहा हूं कि जिन बच्चों ने मुझसे लास्ट ईयर एमपी पॉलिटी पढ़ी थी वो अपने नोट्स उठाकर देखें, जो लिखवाया गया था या पीडीएफ दी गई थी उसमें देखें, ये आपको सवाल जरूर मिलेगा। ये क्या आपको सारे सवाल मिलेंगे? जितने भी हमने सवाल एमपी पॉलिटी या इंडियन पॉलिटी में पढ़े थे वो सारे के सारे सवाल आपको पढ़ाए गए थे। क्योंकि देखो, एक टीचर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि जो पढ़ाया जाए वो एग्जाम में आए, बच्चों का सिलेक्शन हो। जितना ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन होगा, बच्चों का तो भला होगा ही, टीचर की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है। और आप हमेशा मेरे बारे में पाएंगे कि जो मैं पढ़ाता हूं, अगर पढ़ाऊंगा तो अच्छे से पढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा। चलो बढ़ते हैं आगे सवाल पर। अगला सवाल था कि मध्य प्रदेश में सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? हु विल प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा इन द एब्सेंस ऑफ सरपंच एंड डेप्यूटी सरपंच इन मध्य प्रदेश। यानी ग्राम सभा की बैठक जब होती है तो बैठक की अध्यक्षता सरपंच करते हैं, सरपंच नहीं होता तो उप सरपंच करते हैं। अब सरपंच भी नहीं है, उप सरपंच भी नहीं है, तब ऐसी कंडीशन में ग्राम सभा की जो बैठक होगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शन में दिया था खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम पंचायत का सचिव। इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। और चौथा, इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का पंच। तो इसका सही उत्तर क्या था? डी। इसका सही उत्तर था डी। देखो, अगर सरपंच नहीं है तो उप सरपंच कर रहा है, अब दोनों ही नहीं है तो कौन करेगा? तो ग्राम पंचायत के जो पंच हैं उनमें से कोई करेगा, जिनको सदस्यों के द्वारा चुना जाएगा कि भैया अगर सरपंच नहीं है तो उप सरपंच करेगा, उप सरपंच नहीं है तो भैया ये जो पंच बैठे हैं इनमें से कोई एक सदस्य के द्वारा की जाएगी। लोकसभा में ऐसे होता है, विधानसभा में भी ऐसे होता है कि अगर लोकसभा में स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर करेगा, अगर दोनों ही नहीं है तो लोकसभा के सदस्यों में से कोई करता है। ऐसा ही ग्राम सभा के अंतर्गत होता है। अगला सवाल पढ़िए इसको थोड़ा। मध्य प्रदेश में निम्नांकित में से कौन से जिला पंचायत की स्थायी समितियां हैं? यानी ये पूछा गया कि जो जिला पंचायत है उसकी स्थायी समितियां, स्टैंडिंग कमेटी कौन सी हैं?
ऑप्शन में क्या दिया गया? सामान्य प्रशासन समिति, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी, एग्रीकल्चर कमेटी, शिक्षा समिति। ऑप्शन में 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3 और 1 और 2 3। सही उत्तर है इसका डी, जिला पंचायत की स्थायी समितियां। दो प्रकार की समितियां होती हैं, एक होती है स्थायी और एक होती है तदर्थ। तदर्थ का मतलब जो समय समय पर बनाई जाती है, परमानेंट नहीं होती। स्थायी समिति का मतलब परमानेंट समितियां जो जिला पंचायत में हमेशा काम करती हैं। तो अगर आप एक्सप्लेनेशन में देखेंगे तो जिला पंचायत की 5 स्थायी समितियां होती हैं। कितनी होती हैं? 5। कौन कौन सी होती हैं? सामान्य प्रशासन, कृषि, शिक्षा। ये 3 आपके ऑप्शन में थी, सामान्य प्रशासन, कृषि और शिक्षा। ये तीनों तो होती ही हैं, लेकिन इसके अलावा 2 और होती हैं, संचार और निर्माण समिति और सहयोग और उद्योग समिति। तो ध्यान में रखिएगा कि जिला पंचायत में 5 स्थायी समितियां होती हैं, सामान्य प्रशासन, कृषि, शिक्षा, संचार और निर्माण और सहयोग और उद्योग समिति। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब सवाल आ जाए कि जनपद पंचायत की स्थायी समितियां, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां, ग्राम सभा की स्थायी समितियां। तो लास्ट ईयर जो सवाल पूछा गया वो ये पूछा गया कि ये जो जिला पंचायत है उसकी 5 स्थायी समितियों में से उन्होंने 3 नाम दिए और पूछा कि कौन सी है। तो इसका सही उत्तर क्या था? डी, 1, 2 और 3। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द स्टेट पीएससी आर अपॉइंटेड। जो एमपीपीएससी है उसके जो चेयरमैन और मेंबर है उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? ऑप्शन में क्या था? राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, यूपीएससी के अध्यक्ष के द्वारा। सही उत्तर क्या है? राज्यपाल। ध्यान में रखना है, स्टेट पीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर करता है, अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है, लेकिन हटाता कौन है? प्रेसिडेंट। सस्पेंशन कौन करता है? गवर्नर करता है। तो नियुक्ति करता है राज्यपाल, सस्पेंशन करता है राज्यपाल, त्यागपत्र देते हैं राज्यपाल को, रिपोर्ट देता है राज्यपाल को, बस केवल हटाता कौन है? प्रेसिडेंट। सवाल क्या था? नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करता है राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। 2021 में 21 में इतने सवाल पूछे गए और केवल एमपीपीएससी में नहीं, एमपीपीएससी में आप डेप्यूटी डायरेक्टर का पेपर दे ले, असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दे ले, सेट का पेपर दे ले, कोई भी एमपीपीएससी का एग्जाम अगर आप लोग दे रहे तो उसके सिलेबस में आप पाएंगे कि एक एमपी का पेपर होता है, उसमें मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश का भूगोल और मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था पूछी जाती है। और एमपी पॉलिटी में क्या आएगा? राज्यपाल आएगा, मुख्यमंत्री आएंगे, विधानसभा आएगा, हाई कोर्ट आएगा, लोकल गवर्नमेंट आएगा एमपी का, और एमपी के जितने भी आयोग हैं ये सब आएंगे। तो हम उन सब टॉपिक को कवर कर रहे हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। तो लास्ट सवाल ही हमने किया था, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल है? स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन और मेंबर की अपॉइंटमेंट करने के लिए एक कमेटी बनती है, उसमें कौन शामिल है? देखिए, नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और राज्यपाल एक समिति की सिफारिश पर करता है। ये जो समिति होती है इसमें सबसे ऊपर आएंगे सीएम, मुख्यमंत्री, क्योंकि ये इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। दूसरा, विधानसभा के अध्यक्ष आएंगे। तीसरा कौन आएगा? विधानसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन आएंगे, यानी विधानसभा में विपक्ष के नेता आएंगे। चौथा कौन आएगा? चौथे आएंगे हमारे गृह मंत्री। ठीक, नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा,
किसकी सिफारिश पर करेगा? एक समिति, एक कमेटी की सिफारिश पर करेगा। उस समिति में कितने लोग होंगे? 4 लोग होंगे। सीएम होंगे, मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा में विपक्ष के नेता और गृह मंत्री। ये मध्य प्रदेश की बात है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करेंगे तो उसमें 2 नाम और जुड़ जाते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में विधान परिषद पाई जाती है, तो विधान परिषद के अध्यक्ष आ जाएंगे और विधान परिषद में जो विपक्ष के नेता हैं वो आ जाएंगे। तो जिन राज्यों के अंदर 2 सदन पाए जाते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, वहां पर ये 6 सदस्यीय होती है। लेकिन विधानसभा के मामले में मध्य प्रदेश या जिन राज्यों में केवल विधानसभा है, तो वहां राज्यपाल 4 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर ऐसा करता है। सवाल क्या है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश में करने वाली समिति में कौन शामिल है? विधानसभा का अध्यक्ष शामिल है। राज्यपाल उस समिति में नहीं आता, क्योंकि राज्यपाल तो नियुक्ति करता है। नेता प्रतिपक्ष ये भी शामिल होगा। गवर्नर शामिल नहीं होगा। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं होगा। तो उत्तर क्या आएगा? विधानसभा का अध्यक्ष ये भी सही है, नेता प्रतिपक्ष ये भी सही है। तो इसका उत्तर ए और सी दोनों होना चाहिए। और आयोग ने इस आंसर को, इस सवाल को डिलीट कर दिया, क्योंकि इसके 2 उत्तर है। या तो दोनों सही माने जाएंगे या सवाल को डिलीट किया जाएगा, क्योंकि 4 लोग इस समिति में शामिल होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ द स्टेट। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? यह राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं है। राज्य के अंदर एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है, जो कि राज्य के अंदर जो चुनाव होते हैं उसकी देखरेख करता है। ऑप्शन क्या था? राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और गृह मंत्री। कोई भी उत्तर इसमें सही नहीं है, तो आयोग ने इस आंसर को डिलीट किया, क्योंकि इसका सही उत्तर क्या होगा? निर्वाचन आयोग। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति इलेक्शन कमीशन करता है, आर्टिकल 324 वाला। तो आयोग ने इस आंसर को, इस सवाल को डिलीट किया। अगला, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकतम कितने सदस्य होंगे? एमपीपीएससी में कितने मैक्सिमम मेंबर होंगे? तो एक अध्यक्ष होगा, 4 सदस्य होंगे। तो इसका सही उत्तर क्या है? 5। हालांकि पहले यह संख्या 7 थी। देखिए, हमारे यहां संविधान में यह बताया ही नहीं गया कि लोक सेवा आयोग में यह कहा गया कि लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष होगा और कुछ सदस्य होंगे। अब राज्य लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होगी, ये राज्यपाल नियम बनाकर तय करता है। यूपीएससी में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होंगे, इसकी संख्या राष्ट्रपति तय करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताएगा। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने नियम बनाए, नियम बनाकर कहा 1973 में कि एक अध्यक्ष होगा और 6 सदस्य होंगे। आगे चलकर उन नियमों में संशोधन हुआ 2005 में, और उसमें कहा गया कि नहीं भाई, 1+6 नहीं, 1+4 होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 5। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? तो अध्यक्ष को मिलाकर यह संख्या 5 तय की गई है। चलो, ये हो गए 2021 के सवाल। 2021 में 9 सवाल के आसपास पूछे गए, 9 से 10 सवाल। मतलब ये जो एमपी पॉलिटी है, ये आपको 100 सवालों में से 10% सवालों को ठीक करने का अवसर देती है। चलो बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? तो 1 फरवरी 1994 को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। देखो, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश महिला आयोग, ये मध्य प्रदेश के जो आयोग हैं, इनमें यह जानना बहुत जरूरी होता है कि इनका गठन किस तारीख को हुआ। तो अपने को क्या करना होता है? अपन एक डायग्राम बनाओ ऐसे, ठीक है। तो यहां पे एक ऑप्शन बना लिया कि गठन, यहां पर आ गया एमपी इलेक्शन कमीशन, यहां आ गया एमपी फाइनेंस कमीशन, यहां आ गया एमपी पीएससी या एमपी वुमेन कमीशन। तो यहां सबकी तारीख एक साथ लिखो, संरचना को एक साथ लिखो कि संरचना कैसी होती है, नियुक्ति कौन करता है,
तो कंपैरिजन कर कर जब हम चीजों को करते हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं। ये हम लोग क्लास में करेंगे, लेकिन यहां पर ध्यान में रखो कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? 1 फरवरी 1994 को हुआ। ठीक, ध्यान में रहेगा। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला, राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत हुई? अंडर विच लॉ द स्टेट फूड कमीशन इज एस्टैब्लिश्ड? ऑप्शन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2019, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2020 और उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर क्या है? ए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत स्टेट फूड कमीशन का गठन किया जाता है और आपके सिलेबस में डाला गया है मध्य प्रदेश राज्य खाद्य संरक्षण आयोग, जिसको हम लोग कवर करेंगे। अगला सवाल, किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? अंडर विच प्रोविजन मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड? ऑप्शन क्या है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(2), 118(3), 118(1), 118(4। यानी ये तो सबको पता हो गया कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत हुआ। उन्होंने क्या किया? 118(1), 2, 3, 4 कर डाल दी। तो इसका सही उत्तर क्या है? 118(3). एमपीपीएससी का गठन इस कानून की धारा 118(3) के तहत किया गया। पढ़ेंगे इसको आगे, जो अगर आप लोग कोर्स को खरीदते हैं, चीजों को पढ़ते हैं, तो इन सब चीजों को कवर करेंगे। चलिए अगला सवाल, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है? ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, तो कौन शामिल नहीं है आएगा। Who is not included the committee recommending the names for the appointment of the chairman and the members of State Human Rights Commission? बात हो चुकी। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करते हैं गवर्नर। किसकी? एक समिति की सिफारिश पर। उस समिति में कितने लोग होते हैं? 4 लोग होते हैं। तो इसमें पूछा गया कि कौन शामिल नहीं है। विधानसभा के अध्यक्ष शामिल होते हैं, राज्यपाल तो खुद नियुक्ति करते हैं, मुख्यमंत्री समिति में शामिल होते हैं, तो कौन शामिल नहीं होता? गृह मंत्रालय के प्रभारी शामिल नहीं होते। एक मिनट, गलत बोल गया मैं, रुकिएगा। समिति में कौन शामिल नहीं होता? तो विधानसभा के अध्यक्ष, एक मिनट रुकिएगा, मुख्यमंत्री इस समिति के अंतर्गत होता है, विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, विधानसभा में विपक्ष के नेता होते हैं और गृह मंत्री होते हैं। ठीक है, और नियुक्ति कौन करता है इस समिति की सिफारिश पर? राज्यपाल करता है। सवाल क्या है कि कौन नहीं शामिल होता? किसमें? समिति में। विधानसभा के अध्यक्ष शामिल होते हैं, मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, गृह मंत्रालय का प्रभारी शामिल होता है, तो कौन शामिल नहीं होता? तो राज्यपाल शामिल नहीं होता, क्योंकि राज्यपाल नियुक्ति करता है इस समिति की सिफारिश पर। चले आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के नामांकित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे? Who among the appointed governors of मध्य प्रदेश has been the chief minister of हरियाणा? 4 राज्यपालों के नाम दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन हरियाणा का चीफ मिनिस्टर रहा है। राम प्रकाश गुप्त, राम नरेश यादव, डॉक्टर बलराम जाखड़, डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या है? भगवत दयाल शर्मा। देखिए, मध्य प्रदेश के 6 राज्यपाल, मध्य प्रदेश के 6 राज्यपाल जो किसी ना किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे, जैसे केसी रेड्डी ये मैसूर के मुख्यमंत्री रहे, सीएम पुनाचा ये कुर्ग के मुख्यमंत्री रहे, बीडी शर्मा, भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने, पंडित जी के नाम से जाने जाते हैं, आरपी गुप्ता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और आनंदीबेन पटेल गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री रही। तो ये 6 हैं। हो सकता है कि इस बार एग्जाम में सवाल आ जाए कि मध्य प्रदेश के 4 राज्यपालों के नाम दे दे और बोले कि कौन इस राज्य का राज्यपाल रहा। ठीक है, तो चीजों को जोड़ना है, समझना है।
एमपी का कौन सा गवर्नर दूसरे राज्य का, किसी अन्य राज्य का राज्यपाल रहा, किसी अन्य राज्य का मुख्यमंत्री रहा, या फिर एक से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल या एक से ज्यादा राज्यों का मुख्यमंत्री, या मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा राज्यपाल है जो किसी दूसरे राज्य का राज्यपाल और किसी राज्य का मुख्यमंत्री भी रहा हो। तो चीजों को जोड़ना है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। एमपी हाई कोर्ट में निम्नलिखित मुख्य न्यायमूर्ति में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं रहा। एमपी हाई कोर्ट में क्या है, मुख्य न्यायाधीश, और सुप्रीम कोर्ट में क्या, न्यायाधीश। यानी ऐसा कौन सा जज है जो एमपी हाई कोर्ट में तो चीफ जस्टिस रहा और सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस नहीं लिखा है। यानी आप इसे इस तरीके से समझो कि एमपी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं रहा, ज्यादा लोग नहीं रहे, तो याद क्या करना है कि कौन कौन से ऐसे एमपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। ऑप्शन में क्या दिया है, न्यायमूर्ति ए.के. पटनायक, आर.वी. रविंद्रम, एस.के. झा, ए.के. माथुर। इसका सही उत्तर है न्यायमूर्ति एस.के. झा। एस.के. झा एमपी हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश तो रहे हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं रहे। अब कौन कौन है, ये लोग हैं, ये लोग जो एमपी हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रहे और सुप्रीम कोर्ट में जज रहे। एपी सेन, गोवर्धन लाल जमनालाल ओझा, नारायण दत्त ओझा, ए.के. माथुर, आर.वी. रविंद्रन, ए.के. पटनायक, ए.एम. खानविलाकार और हेमंत गुप्ता। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 कौन है, ये 8 वो जज हैं जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में जज रहे। कितने, 8। अब अगला सवाल मैं पूछूं कि एमपी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में भी मुख्य न्यायाधीश रहे। सवाल तो बनते हैं ना, प्रीवियस ईयर सवालों का मतलब यही है कि भैया ये आपको ये दिशा दिखाते हैं कि जब आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उस टॉपिक में पहले कैसे सवाल आते हैं, उन सवालों से आप एक अनुमान लगाते हैं कि आपको किस तरीके से अपने तैयारी को मजबूत बनाना है। ठीक है, तो ये 8 नाम ध्यान से रखिएगा। अगला सवाल, मध्य प्रदेश में नगर पालिका में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द म्युनिसिपैलिटी इन मध्य प्रदेश हैज बीन मेड। तो इसका सही उत्तर क्या है, आर्टिकल 243T1। बेसिकली आर्टिकल 243T के अंदर SC/ST यानी रिजर्वेशन के बारे में बताया गया। नगर पालिकाओं में आरक्षण, नगर पालिकाओं में आरक्षण के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, 243T। और ये ध्यान में रखिएगा, ये टी को ब्रैकेट में नहीं डालना, गलत हो जाएगा अगर टी को ब्रैकेट में डालोगे। सही उत्तर क्या बनेगा, 243T, क्योंकि नया आर्टिकल है। इस आर्टिकल टी के पॉइंट नंबर 1 में SC/ST के रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें रिजर्व होती हैं, कम से कम 1/3। SC/ST को कुल जनसंख्या में उनकी जनसंख्या के अनुपात में, ओबीसी को राज्य का विधानमंडल तय करेगा। तो नगर पालिकाओं में ST का आरक्षण आर्टिकल 243T से जुड़ा है और टी में भी कौन सा, पॉइंट नंबर 1। अगला सवाल, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे। Who among the following chief minister of Madhya Pradesh did not hold the post of leader of opposition in MP Legislative Assembly? यानी ऐसे कौन से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो मध्य प्रदेश विधानसभा में कभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं रहे। ऑप्शन में क्या है, दिग्विजय सिंह, मोतीलाल वोरा, वीरेंद्र कुमार सखलेचा, श्याम शरण शुक्ल। हालांकि इसका सही उत्तर क्या है, 1 और 2। थोड़ा सा समझो इस बात को कि कौन कौन से हैं। द्वारिका प्रसाद मिश्र मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता रहे। श्याम चरण शुक्ल ये मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश में 3 बार
नेता प्रतिपक्ष रहे, कैलाश जोशी 2 बार नेता प्रतिपक्ष रहे, वीरेंद्र कुमार सखलेचा 2 बार रहे, सुंदरलाल पटवा, अर्जुन सिंह, बाबूलाल गौर, कमलनाथ, ये वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो कभी ना कभी मध्य प्रदेश की विधानसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी विपक्ष के नेता रहे। सिर्फ यही है, बस ये ध्यान में रखना कि श्यामचरण शुक्ल 3 बार रहे, कैलाश जोशी 2 बार रहे, वीरेंद्र कुमार सखलेचा 2 बार रहे। चलो बढ़ते आगे। मध्य प्रदेश की विधानसभा का कार्यवाही का सही क्रम चुने, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। 4 चीजें दे दी और बोला कि इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ कि मान लीजिए कि अगर आज मध्य प्रदेश की विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। तो ऑप्शन में दे दिया निधन संबंधी उल्लेख, राज्यपाल का अभिभाषण, शपथ या प्रतिज्ञा, मंत्रियों का परिचय। तो सीक्वेंस लगाना है कि पहले क्या होगा विधानसभा की बैठक में। तो भैया बड़ी लिस्ट है, मैं तो यहां पर आपको 5-6 ही बता रहा हूं, लिस्ट है। सबसे पहले शपथ होती है, फिर राज्यपाल का अभिभाषण होता है, फिर मंत्रियों का परिचय होता है, फिर निधन होता है। ये पहले 4 उठाकर मध्य प्रदेश की विधानसभा की वेबसाइट से 4 चीजें उठाई और सीक्वेंस में पूछ लिया। है तो बहुत बड़ा, लेकिन क्रम क्या है, पहले शपथ होगी, फिर अभिभाषण होगा, फिर परिचय होगा, फिर निधन होगा, फिर प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर फलाना, फिर ढिमकाना, ऐसे चलेगा। एमपीपीएससी में एमपी पॉलिटी से या इंडियन पॉलिटी से आजकल जो सवाल आ रहे हैं वो बड़े ऑथेंटिक सोर्स से आ रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट वेबसाइट को रेफर करते हैं, अगर आप गवर्नमेंट रिपोर्ट को रेफर करते हैं, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में बेर एक्ट को रेफर करते हैं, तब तो कोई सवाल की दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अगर आप किताबों पर निर्भर हो जाएंगे और उनकी ऑथेंटिसिटी अगर आपके सवालों में बनी रहेगी फिर मुश्किल है भैया। ठीक है, चलो। मध्य प्रदेश की पिछली विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? कुंजीलाल दुबे, ईश्वरदास रोहानी, सीता शरण शर्मा और राजेंद्र सिंह। कौन थे? सीता शरण शर्मा। देखो यहां पर यह है मध्य प्रदेश की 4थी विधानसभा। इसकी अवधि क्या है? 10 दिसंबर 2013 से 13 दिसंबर 2018 तक। इसके प्रोटेम स्पीकर बने। 14वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन थे? केडी देशमुख। 14वीं विधानसभा में अध्यक्ष कौन थे? सीता शरण शर्मा। 14वीं विधानसभा में उपाध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र कुमार सिंह। 14वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन रहे? सत्यदेव कटारे और अजय सिंह। और 14वीं विधानसभा में मुख्यमंत्री कौन थे? शिवराज चौहान। इस तरीके से समझना है। मध्य प्रदेश की 15 विधानसभाओं को इसी तरीके से तैयार करना है। अवधि क्या है, प्रोटेम स्पीकर क्या है, चेयरमैन कौन है, डेप्यूटी चेयरमैन कौन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन है, मुख्यमंत्री कौन है। ये 1 2 3 4 5 6 हर विधानसभा की ये 6 पॉइंट को ध्यान में रखना है, तब सवाल गलत नहीं होगा। चलो, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा? आसान सवाल था। बलराम जाखड़, रामेश्वर ठाकुर, भाई महावीर और न्यायमूर्ति अंशुमन सिंह, ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे, बाकी सब रहे। अगला सवाल, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। कौन करता है? राज्यपाल। किसकी सिफारिश पर? 4 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर, जिसमें कौन होता है? मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा में विपक्ष के नेता और गृह मंत्री। लेकिन नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। चलो, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम था, द नेम ऑफ द कमेटी विच रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू द पंचायती राज। उत्तर क्या है? LM सिंघवी। ध्यान में रखिएगा। देखो, पंचायती राज को त्रिस्तरीय मान्यता किसकी समिति पर दी गई? बलवंत राय। लेकिन पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में मान्यता, संविधान में जोड़ने की बात किस समिति ने की? तो LM सिंघवी समिति ने की, LM सिंघवी। और त्रिस्तरीय की बात होगी, 3 टायर सिस्टम की, तो बलवंत राय। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात कितनी बार आम निर्वाचन हो चुके हैं? 2019 में पूछा गया था, तब इसका उत्तर सही था 5। अब 6ठी बार हो चुके हैं तो 6 बार। लेकिन 2019 में जब यह सवाल आया था कि मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात कितनी बार चुनाव हो चुके हैं पंचायतों नगर पालिकाओं के, तो समय 5 था।
राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों का निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? यानी सीधा सवाल ये पूछा गया है कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है उसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर क्या होगा? 243 के। और म्युनिसिपैलिटी के लिए आर्टिकल क्या आता है? 243 ZA। तो क्या दो अलग अलग निर्वाचन आयोग है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक ही निर्वाचन आयोग है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो पंचायतों नगर पालिकाओं के चुनाव करवाता है। आर्टिकल अलग अलग हैं लेकिन है एक ही। अगर मान लीजिए आप यही सवाल में पूछा जाता स्टेट इलेक्शन कमीशन और ऑप्शन के अंदर ये भी दिया होता और ये भी दिया होता, एक को ही चुनना है तो के को चुनेंगे। 243 के स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में बताता है जो पंचायतों नगर पालिकाओं दोनों का चुनाव करवाता है। अगला सवाल, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में कौन निर्वाचन आयुक्त नहीं रहा? Who among the following has not been a commissioner of the MP State Election Commission? गोपाल चरण शुक्ला रहे, श्री परशुराम रहे हैं, अजीत रायजादा ये भी रहे हैं, श्री अवनी वैश्य, कोई महिला तो वैसे ही नहीं रही, और दूसरा अवनी वैश्य तो चलो मेल है, ये नहीं रहे। कौन कौन रहे हैं? पहले थे NB लोहानी, दूसरे थे गोपाल चरण शुक्ल, तीसरे थे आदित्य विजय सिंह, चौथे थे अजीत रायजादा, पांचवे थे R परशुराम, और वर्तमान में कौन है? बसंत प्रताप सिंह। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? तो 1 फरवरी 1994 को हुआ। कौन सा आर्टिकल है? 243 के है। पहले कौन थे? NB लोहानी थे। वर्तमान में कौन है? बसंत प्रताप सिंह। कार्यकाल कितना है? 6 साल या फिर 66 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। पहले ये अलग होता था लेकिन अभी के लिए ये तय किया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की पंचायती राज विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? द सब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज कम्स अंडर विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? राज्य सूची। हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां बताई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और इसमें पंचायती राज राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इसका मतलब यह है राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को होता है। इसका मतलब पंचायती राज विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है। अगला, मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2018 में सवाल आया, 1997, 1995, 1993, 1991। ध्यान रखिए सर, मध्य प्रदेश जिला योजना समिति का गठन मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1955 के द्वारा किया गया। 19 मई 1955 को राज्यपाल ने स्वीकृति दी और 23 मई 1995 को यह मध्य प्रदेश में लागू हो गया। आर्टिकल क्या है? 243 ZD। ठीक है, यही होगा। तो ध्यान में रखिएगा, जिला योजना समिति कहां, पेपर में तो नहीं लिखा सिलेबस में, लेकिन लोकल गवर्नमेंट तो लिखा है, और लोकल गवर्नमेंट लिखा है तो निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, जिला योजना समिति, इनको ध्यान से पढ़ना है। अगला सवाल, मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे? हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन एक्टिंग गवर्नर? एक्टिंग गवर्नर। अच्छा, एक्टिंग गवर्नर क्यों नियुक्त होते हैं? कार्यवाहक राज्यपाल। कार्यवाहक राज्यपाल का कंसेप्ट इसलिए आता है कि अगर मान लीजिए कि राज्यपाल का पद रिक्त हो गया है, खाली है। खाली कैसे हो सकता है? मान लीजिए कि बंदा अनुपस्थित है, अब्सेंट है, बीमार है, कहीं घूमने गया है, शारीरिक मानसिक रूप से फिट नहीं है। तो जब जब मध्य प्रदेश में राज्यपाल का पद रिक्त होता है, खाली होता है, तो कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब राज्यपाल का पद खाली हो गया है, चाहे वो टेम्परेरी तौर पर हुआ हो, चाहे वो परमानेंट हो, खाली तो हो गया है। अब उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, बेशक कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में करे। और सवाल क्या है कि कौन नहीं रहा? ND ओझा
पीवी दीक्षित, जीडी दीक्षित, जीपी सिंह। अब यहां पे देखो ना, नाम को कितना जटिल कर दिया। एनडी ओझा, पीवी दीक्षित, जीडी दीक्षित, जीपी सिंह। कौन कौन रहे? देखो 6 कार्यवाहक या अतिरिक्त राज्यपाल है। ये 3 कार्यवाहक राज्यपाल हैं, ये 3 अतिरिक्त राज्यपाल हैं। पीवी दीक्षित, पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित, मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल, मध्य प्रदेश के पहले लोकायुक्त। जीपी सिंह, गुरु प्रसन्ना सिंह, नारायण दत्त ओझा, ये तीनों एमपी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे और ये तीनों मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल। लेफ्टिनेंट जनरल श्री कृष्ण मोहन सेठ, ये मध्य प्रदेश में अतिरिक्त प्रभार दिया गया कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में। ओपी कोहली, आनंदीबेन पटेल। तो आप ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में 6 कार्यवाहक राज्यपाल रहे, 3 को अतिरिक्त प्रभार के रूप में नियुक्त किया गया और बाकी तीनों को टेम्परेरी तौर पर बनाया गया था। अगला सवाल, वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट पर हुए उपचुनाव में इनमें से कौन सी महिला निर्वाचित हुई? 2018 करंट अफेयर का टॉपिक है और जोड़कर पूछ लिया। 2018 में पेपर था, 17 का सवाल है। एक साल का करंट अफेयर तो तैयार करना होता है कि कौन सी राज्यसभा में, मध्य प्रदेश में जब राज्यसभा की सीट पर चुनाव हुआ तो कौन सी महिला निर्वाचित हुई? तो उत्तर क्या है? संपत्तिया उइके। तो इसका मतलब अगर आप 2022 की परीक्षा दे रहे हैं तो 2020-21 के अंदर अगर मध्य प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव हुए हैं या मध्य प्रदेश में लोकसभा के कोई उपचुनाव हुए हैं तो उनको आपको ध्यान में रखना होगा एग्जाम के लिए। मैं तो करवाऊंगा, लेकिन अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोर्स को बाय नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। अगला सवाल, राज्य मानवाधिकार आयोग में सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश, यानी जो हाई कोर्ट में भी जज है, या कोई जिला न्यायाधीश, किसके परामर्श पर नियुक्त किया जाता है? देखिए, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की संरचना क्या होती है? इसमें एक अध्यक्ष होता है, 2 सदस्य होते हैं। स्टेट ह्यूमन राइट, राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष होता है, 2 सदस्य होते हैं। अब क्या कहा गया है कि राज्य मानवाधिकार आयोग में सदस्य के रूप में अगर उच्च न्यायालय का कोई वर्किंग जज या हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई वर्किंग जज एमपी ह्यूमन राइट कमीशन में नियुक्त किया जाता है तो वो किसकी सिफारिश पर होगा? तो वो होगा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यानी अगर मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग में आप हाई कोर्ट में अभी कोई जज काम कर रहा है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई जज काम कर रहा है, आप उसको मानव अधिकार आयोग में मेंबर बना रहे हैं, कौन बनाएगा? नियुक्त कौन करेगा? राज्यपाल। किसकी सिफारिश पर? 4 सदस्यों की समिति की सिफारिश पर। देखो, अगर कोई रिटायर्ड है तब तो आपको किसी से परामर्श नहीं करना। कोई हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को आप अपॉइंट कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कोई आप रिटायर्ड जज को अपॉइंट कर रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन कोई हाई कोर्ट में अभी जज है, काम कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई जज है, काम कर रहा है, उसको अगर आप मानवाधिकार आयोग के अंदर अपॉइंट कर रहे हैं तब आपको उस स्टेट के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर करना होता है। ठीक, अगला सवाल, राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्ति की दिशा में किस एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति किसे है? यानी यहां राज्य आयोग का मतलब मानव अधिकार आयोग से है। यानी अगर मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया है, खाली हो गया है, उसने इस्तीफा दे दिया, वो अनुपस्थित है या उसका कार्यकाल पूरा हो गया, यानी पद रिक्त है, तब ऐसी कंडीशन में कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो वो कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, क्योंकि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में अध्यक्ष की नियुक्ति, सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। किसकी सिफारिश पर करता है? चयन समिति की सिफारिश पर करता है। अब अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया, तब ऐसी परिस्थिति में जो अन्य सदस्य होते हैं उन्हीं सदस्यों में से किसी को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जाता है राज्यपाल के द्वारा। यहां पर समिति की सिफारिश नहीं चाहिए। राज्य आयोग यानी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे देता है? तो स्टेट गवर्नमेंट को देता है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन रिपोर्ट किसे देता है? राज्य सरकार। मध्य प्रदेश विधानसभा में 2013 में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई? हाउ मेनी वुमेन वर इलेक्टेड इन द मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली 2013?
आयोग ने इसका आंसर डिलीट कर दिया, लेकिन अगर वर्तमान की बात करें 15वीं विधानसभा की, तो 15वीं विधानसभा में 21 महिलाएं हैं, जनरल की 11, एससी की 3, एसटी की 7। पहली बार इस 15वीं विधानसभा की 230 सीटों में से जिन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और जीते, उनकी संख्या 84 है। उपचुनाव हुए, क्योंकि बहुत सारे कांग्रेसी ने अपनी राजनीतिक दल को छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली थी, कुछ की मृत्यु हो गई थी, तो बाई इलेक्शन होते हैं। तो कितनी सीटों पर हुए? 34 सीटों पर। कितने लोगों ने अपनी सदस्यता का त्याग किया था? कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे तो 28। कितने विधानसभा के सदस्य जो चुनाव जीतकर आए और निपट गए, मर गए, तो उनकी संख्या 6। तो 28 और 6 कितना हो गया? 34। क्योंकि 28 लोगों ने सदस्यता छोड़ दी, 6 लोग मर गए, तो कुल मिलाकर 34 सीटों पर बाय इलेक्शन हुए। और महिलाएं कितनी आई? 230 में से 21। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली है? तो आर्टिकल 213, राष्ट्रपति को 123 और राज्यपाल को 213। अध्यादेश क्या होता है? एक टेम्परेरी लॉ होता है, हम राज्यपाल में पढ़ेंगे। भारत में पंचायती राज की व्यवस्था या पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति पर किया गया? तो बलवंत राय ने 3 टायर के बारे में कहा था, अशोक मेहता ने 2 टायर के बारे में कहा था, और एलएम सिंघवी समिति ने संविधान में मान्यता देने की बात कही थी। संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो भाग 9। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रोविजन रिलेटेड टू द पंचायती राज हैव बीन इंक्लूडेड? तो 73वें संशोधन के द्वारा हमने भाग 9 को जोड़ा, और भाग 9 पंचायती राज के बारे में बताता है, आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक। और इसी 73वें संशोधन के द्वारा 11वीं सूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों के 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है तो एमपी। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन था? मध्य प्रदेश, क्योंकि 73वें संशोधन को लागू करने में सबसे पहले मध्य प्रदेश ने पहल की थी। तो ये सारे सवाल आज हम लोगों ने इस तरीके से किए। तो ये देख पा रहे हैं, ये सवाल मतलब मान के चलना कि 2022 के अंदर एमपी पॉलिटी का मतलब मध्य प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, हाई कोर्ट, लोकल गवर्नमेंट और एमपी के जितने भी कमीशन हैं, उनसे सवाल लगभग 9 सवाल तो आपको मिलेंगे, 10 भी आ सकते हैं। तो ये कहानी है पूरी की पूरी, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूं। देखो, पहले 100 बच्चों के लिए ही 299 फीस है। कोर्स हो सकता है कि आप वीडियो बाद में देख रहे हो, कोर्स शुरू हो चुका हो, तो तुरंत वेबसाइट पर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा और कोर्स को परचेज कीजिएगा, ताकि कम से कम 200 रुपए तो आपके बचे, ठीक है। लेकिन फिर भी 500 रुपए में भी कोर्स कोई महंगा नहीं है, क्योंकि अगर आपके 10 सवाल एग्जाम में ठीक हो रहे हैं तो बड़ी बात है ये, वरना कोचिंगों में बहुत फीस रहती है, इतना हो नहीं पाता, ठीक है। तो आखिरी के अंदर गणपति बाप्पा मोरया, ठीक है। तो मिलते हैं जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।